हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्वेस्ट। आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और हमारी वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प कर रही होंगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रोविज़न, रिजर्व्स और डेप्रिसिएशन के टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे और फिर उसके बाद इनके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। टॉपिक्स ईजी हैं, पर इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता चलूँगा कि आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लें। इन टॉपिक में से सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं चीज़ों में से होंगे कि इन्हीं चीज़ों से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, कोई भी आदमी जब बिजनेस को स्टार्ट करता है, जब भी वो बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो उम्मीद करता है कि उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा प्रॉफिट हो, उसको लॉस भी हो सकता है। ये खतरा हमेशा रहता है। तो हमने अपनी पहली ही क्लास के अंदर देखा था कि एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, कि एक आदमी चाहे कितना भी प्रॉफिट का इच्छुक हो, वो कभी भी अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को सोच के खुश नहीं होगा। मैं आज 30 मई को 30 मई को ये सोच के खुश नहीं होऊंगा कि 31 जून को मेरा प्रॉफिट होगा। मैं 31 जून तक अपने प्रॉफिट को बिल्कुल भी अपनी किताबों में नहीं लिखूंगा। 31 जून को जब प्रॉफिट हो जाएगा मैं तभी उसको अपनी बुक्स के अंदर लिखूंगा। लेकिन मैं इतना कंजर्वेटिव आदमी हूं कि मैं भले ही 30 मई में बैठा हूं, पर अगर मुझे लगता है कि 31 जून को कोई नुकसान हो सकता है, अभी तक ये नुकसान हुआ नहीं है, बस मुझे लग रहा है, मैं इसको एंटिसिपेट कर रहा हूं। अगर मुझे लगता है कि 31 जून को कुछ नुकसान हो सकता है तो मैं अभी से अपनी बुक्स के अंदर इस नुकसान को सहन करने के लिए कुछ पैसे लिख के रखूंगा। ठीक है, मैं एक खाता बना दूंगा, मैं एक बुक पे प्रोविजन लिख दूंगा। इस प्रोविजन के अंदर लिख दूंगा कि मुझे लग रहा है कि 100 रुपए का नुकसान हो सकता है, उसको झेलने के लिए मैं आज ही 90 रुपए डाल देता हूं, ताकि जब 31 जून को नुकसान हो तो मैं पहले से अपनी किताबों में 90 रुपए लिख के बैठा हूं। मेरे को एकदम से 31 जून को 100 रुपए का झटका ना लगे, सिर्फ 10 रुपए का झटका लगे। इसको कहा जाता है कि मैं प्रोविजन कर रहा हूँ। किस प्रिंसिपल पे आधारित है ये कंजर्वेटिव या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल पे आधारित है। ये हम पहले या दूसरे लेक्चर में हमने इसको किया हुआ है। तो जो भी आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है वो अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को कभी बुक्स में नहीं लिखता। प्रॉफिट को वो तभी बुक्स में लिखेगा जब वो प्रॉफिट उसको हो जाएगा। वो आज से सोच के पहले से ही नहीं लिख देगा। लेकिन जो लॉस हैं, लॉस को वो पहले से एंटिसिपेट करेगा और उनको सहन करने के लिए कुछ प्रोविजन वो करके रखता है। उस प्रोविजन के लिए, उस प्रोविजन को हम पहले से ही बना के रखेंगे। तो एक तो वो प्रोविजन बना के रखता है, एक वो क्या कहता है, देखिए, ये दो तरह के बक्से बना के रखता है। एक बक्सा तो प्रोविजन का जो अभी हमने देखा, दूसरा बक्सा वो बना के रखता है रिजर्व का। रिजर्व के अंदर वो क्या कहता है कि मुझे जितना भी प्रॉफिट होगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। मुझे मान लीजिए 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पहला ऑप्शन मेरा ये है कि मैं 20 रुपए रखूं अपने पास और उस 20 रुपए की आइसक्रीम खा जाऊं, मेरे को आज बहुत ही मजा आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं 10 रुपए की आइसक्रीम खा लूं और 10 रुपए को मैं अपने पास जमा करके रख लूं। 10 रुपए मैं एक बक्से के अंदर डाल के रख दूं। कल को मुझे जब अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा, उसको फैलाना होगा, उसको एक्सपेंड करना होगा, तो मैं इस 10 रुपए को यूज करूंगा और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दूंगा, उसने उसको इंक्रीज कर दूंगा। आज मेरी एक ही दुकान है, कल को अगर मुझे दो दुकानें करनी है तो मुझे और पैसा चाहिए होगा, तब मैं इस रिजर्व को यूज करके उस दुकान को बढ़ा सकता हूँ। तो देखिए, ये जो 10 रुपए आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? आपने जो प्रॉफिट कमा लिया उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आप रिजर्व में डालते चलते हैं। तो अब इनके अंदर एक डिफरेंस, दोनों की आपको डेफिनेशन या काम पता चल गए। प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ लॉस को एंटिसिपेट करके हम पैसे डाल देते हैं, उसके लिए होता है कि हमें लगता है कि आगे ऐसा लॉस हो सकता है, तो मेरे को एकदम से 31 जून को 100 रुपए का झटका ना लगे। मैं अभी से 90 रुपए इसके अंदर डाल के रखूंगा ताकि 31 जून को सिर्फ 10 रुपए का झटका लगे। पैसे जाने तो 100 रुपए ही हैं, लेकिन झटका कम हो जाएगा। तो वो प्रोविजन होता है। रिजर्व के अंदर क्या है कि मुझे प्रॉफिट हो चुका है, मैं उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करके रखूंगा ताकि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकूं। हो सकता है कि कोई लॉस हो जाए फ्यूचर में, मैं उस फ्यूचर के लॉस को भी बियर कर सकूं। कोई भी काम के लिए यूज हो सकता है, एनी पर्पस। ये पर्पस चाहे नोन पर्पस हो या अननोन हो, ये आप याद रखेंगे। दोनों की डेफिनेशन पता चल गई। एक और डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और वो डिफरेंस क्या है, देखिए।
प्रोविजन के अंदर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे बिजनेस खड़ा करने के, तो आपने क्या कहा कि मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं इस 100 रुपए में से 80 रुपए बिजनेस में लगा देता हूँ और 20 रुपए को आगे अगर कभी मेरा कोई लॉस हो जाए तो उस लॉस को मैं सही से सहन कर सकूं, इसलिए मैं 20 रुपए प्रोविजन में डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब जो मेरे बिजनेस में 80 रुपए लगे हैं, जो भी मेरी कमाई होगी, जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो इस 80 रुपए से होगा। ये जो 20 रुपए हैं ये प्रोविजन के बक्से के अंदर बंद पड़े हैं, ये तब तक बंद पड़े रहेंगे जब तक कि मेरे को उस लॉस के लिए पैसों की जरूरत ना पड़ जाए। ठीक है, तो ये जो 20 रुपए हैं ये प्रॉफिट कभी नहीं बन पाएंगे, ये प्रॉफिट नहीं बन पाएंगे। तो इसको कहा जाता है चार्ज अपॉन प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट पे से चार्ज हो गए, इससे प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो इसको जो है टर्म वो ऐसे लिखी जाती है, अभी हम देख लेंगे उसको। ठीक है, तो ये कभी भी प्रॉफिट नहीं बनेगा और ये जो है ये प्रॉफिट में से ही एक हिस्सा हम रिजर्व के अंदर डाल के रखते हैं। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बारी। देखिए, प्रोविजन एंड रिजर्व्स देख रहे हैं हम। प्रोविजन किस लिए क्रिएट किया जाता है? ताकि हम लॉसेस को एंटिसिपेट कर रहे हैं उनको मीट कर सकें। 100 रुपए का लॉस हो रहा था, 90 रुपए आज ही डाल दिए, ज़्यादा बड़ा झटका नहीं लगेगा। वी आर मीटिंग दी लॉसेस बाय मेकिंग प्रोविजन। ये कंजर्वेटिव या प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। दीज आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, दीज आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। इससे कभी भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा हमें। इसके एग्जाम्पल क्या है? हमने कोई उधार दे रखा था, वो डाउटफुल हो सकता है, उसके लिए हमने प्रोविजन किया है। हमारी मशीन पे डेप्रिसिएशन होगी हमें पता है, तो उसके लिए हम प्रोविजन कर रहे हैं। हमें अपनी फर्म के अंदर रिपेयर या मेंटेनेंस कराना होगा, उसके लिए हम प्रोविजन कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोविजन हो जाएंगे। दूसरा हम देख रहे थे रिजर्व। तो रिजर्व क्या है? रिजर्व किसी भी चीज को मीट करने के लिए हो सकता है, नोन भी और अननोन भी। किसी भी तरह की कंटिंजेंसी जो कि फ्यूचर में अराइज हो, उसको हम रिजर्व से मीट कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रॉफिट में से लिए जाते हैं रिजर्व जो हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएट किया है, निकाला गया है प्रॉफिट से। इनके एग्जाम्पल क्या है? जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसमें से ये टर्म आप याद कर लीजिए, इसको मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा। अगर हमें टाइम परमिट करेगा, एग्जाम ज़्यादा डिले होता है, तो मैं ये भी टॉपिक कवर कर दूंगा, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं समझा रहा। जनरल रिजर्व ये भी एक तरह का रिजर्व होता है जिसको हम अपने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। आप इसको याद रखेंगे, जनरल रिजर्व को आप अपनी बैलेंस शीट में लिखते हैं लायबिलिटी साइड पर। ये मैं आपको समझाऊंगा। रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स। देखिए, कोई कंपनी है, ये कंपनी है XYZ। इस कंपनी के 3 ओनर हैं, इस कंपनी के 3 ओनर हैं। ए जो है वो 50% मालिक है इस कंपनी का, बी 40% मालिक है इस कंपनी का, सी 10% मालिक है इस कंपनी का। ठीक है, तो ये जो कंपनी है जब भी प्रॉफिट करेगी, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ए को देगी, कुछ बी को और कुछ सी को। मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, या 110 रुपए का प्रॉफिट मान लेते हैं हुआ, तो इस 110 रुपए का 50% जो है वो ए के पास चला जाएगा। कितना हो गया? 55 रुपए ए के पास चले जाएंगे। इस 110 रुपए का 40% यानी कि 44 रुपए बी को चले जाएंगे और 11 रुपए सी को चले जाएंगे। तो ये जो प्रॉफिट है ये सारे के सारे ओनर्स के बीच में बट जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी साल इनको प्रॉफिट हुआ सिर्फ 100 रुपए का, तो इनका प्रॉफिट कम हो गया, तो अब इस ओनर के पास जो पैसा जाएगा वो जाएगा 50 रुपए, इसके पास 40 रुपए, इसके पास 10 रुपए। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ओनर को जो पैसा मिल रहा है वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया। तो कंपनी क्या कहती है? हम एक काम करते हैं, हम अपने प्रॉफिट में से एक रिजर्व तो बना के रखते ही हैं, तो एक रिजर्व बना लेते हैं। हमारे पास 110 रुपए का जिस साल प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम 10 रुपए इस रिजर्व के अंदर डाल देंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना बचा? 100 रुपए का बचा, 10 रुपए हमने रिजर्व में डाल दिए। ये रिजर्व हमारे फ्यूचर में काम आ जाएंगे। ये जो 100 रुपए हैं, अब हम इन 100 रुपयों को अपने मालिकों में बांट देंगे। कैसे बटेंगे? 50 रुपए, 40 रुपए और 10 रुपए, इस तरह करके अपने मालिकों में इन्होंने पैसों को बांट दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए, अब ये वाली चीज तो हुई नहीं, अब लोगों को कितने रुपए मिल रहे हैं? 50 रुपए मिल रहे हैं, 40 मिल रहे हैं और 10 रुपए मिल रहे हैं। मान लीजिए अब उसके अगले साल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ मात्र 90 रुपए का।
मात्र 90 रुपए का हुआ। तो इन मालिकों को कितने रुपए मिलने चाहिए थे? इनको मिलने चाहिए थे 45 रुपए, 36 रुपए और 9 रुपए। ये इन मालिकों को मिलने चाहिए थे। तो क्या हो गया, इनका प्रॉफिट कम हो गया। तो कंपनी क्या कहेगी, याद है हमने एक रिजर्व बनाया था, जिस रिजर्व का नाम था इक्वलाइजेशन फॉर डिविडेंड्स रिजर्व। ठीक है, हमने एक रिजर्व बनाया था, रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स। तो हम क्या करते हैं, उस रिजर्व में 10 रुपए जमा किए थे हमने। जब हमें 110 का प्रॉफिट हुआ था, हमने 10 रुपए इसमें डाल दिए थे। अब क्या है, हमारे मालिकों की इनकम कम हो गई, 50 रुपए की जगह 45 मिल रहे हैं, 40 की जगह 36 मिल रहे हैं, 10 की जगह 9 मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉफिट को, हम ये जो रिजर्व है इसमें से पैसे निकाल के अपने मालिकों का जो कमी हो रही है उस कमी को पूरी कर देते हैं। कितनी, 10 रुपए थे तो ये 45 थे, 5 इसको दे दिए, 3 इसको दे दिए, सॉरी 4 इसको दे दिए और 1 इसको दे दिया। तो जितना उन्हें पिछले साल मिला था 50 रुपए, वो इस साल भी मिल गया। जितना उसे पिछले साल मिला था वो उसको इस साल भी मिल गया, इसको भी उस साल मिल गया। तो क्या हो गया, उनका जो शेयर था, उनको जो पैसा मिलना था वो इक्वल हो गया। तो ऐसा जो हम रिजर्व बनाते हैं उस रिजर्व को कहते हैं इक्वलाइजेशन फॉर डिविडेंड्स। ये रिजर्व इक्वलाइज कर रहा है। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट में मालिकों का जो शेयर होता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। तो देखिए डिविडेंड इक्वल हो गया ना मालिकों का, तो इसलिए इस रिजर्व को ये कहते हैं। ये दोनों आप याद कर लेंगे। जनरल के लिए आपको क्या याद करना है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिखा जाता है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप बस एज एन एग्जांपल याद रखें। ये हमारे प्रोविजन और रिजर्व्स खत्म हो गए। अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमें यूपीआई आईडी पे पे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वजह से यूपीआई आईडी पे नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को, हमारे स्टडी मटेरियल को आप टेलीग्राम चैनल्स में, जो भी आप टेलीग्राम चैनल्स के पार्ट हैं जहाँ पे आप लोगों से बात कर सकते हैं, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं उनको। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बता सकते हैं हमारे बारे में कि यहाँ पे कैसा कोर्स चल रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप तारीफ करें, बुरा लगे तो आप बुराई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक करते हैं, डेप्रिसिएशन का टॉपिक। देखिए डेप्रिसिएशन समझाने से पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद समझना ईजी होगा। देखिए मेरी फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री में बिस्किट बनाता हूँ, मैं फैक्ट्री के अंदर बिस्किट बनाता हूँ। इस बिस्किट को बनाने में मेरा कुछ खर्चा होता होगा। मैं मैदा खरीदता हूँ, मैं शुगर खरीदता हूँ, मैं लोगों को सैलरी देता हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता हूँ। ये सारा का सारा मेरा एक्सपेंस होता है। मान लीजिए ये सारा का सारा मेरा एक्सपेंस हो गया 50 रुपए का। फिर मैं इस बिस्किट को 60 रुपए में बेच देता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने 50 रुपए का बिस्किट 60 रुपए में बेच दिया। मेरा जो खर्चा था उतने में बिस्किट बन के तैयार हो गया, मैंने 60 का बेच दिया। मैं कह रहा हूं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तभी मेरा सीनियर आया, उसने मेरे एक थप्पड़ लगाया और उसने कहा कि ये तू क्या दिखा रहा है, ये प्रॉफिट 10 रुपए का थोड़ा ही है, ये 50 रुपए का तूने बिस्किट जो बनाया इसमें तूने मैदा डाल दिया, इसमें तूने चीनी डाल दी, लोगों की सैलरी डाल दी, बिजली का बिल डाल दिया, लेकिन ये जो बिस्किट है ये एक मशीन में बन रहा है। ये जो मशीन है ये दिन रात काम कर रही है, इसके पुर्जे जो हैं वो ढीले हो गए हैं, इसकी वियर एंड टीयर हो चुका है। ये जो मशीन है ये कंज्यूम कर रहे हो तुम। ये 50 रुपए का बिस्किट बनाने से पहले ये जो मशीन है ये 100 रुपए की होती थी। इसने इस 50 रुपए के बिस्किट तैयार किए और ये मशीन घिस गई। घिसने के बाद इस मशीन की वैल्यू अब सिर्फ 99 रुपए रह गई है। तो तुम मेरे सीनियर ने मुझे समझाया कि तूने इस बिस्किट को बनाने में मशीन को भी कंज्यूम किया है। मशीन भी कंज्यूम हो रही है, कितनी कंज्यूम हो रही है, 1 रुपए की कंज्यूम हो रही है। तो जो तू प्रॉफिट 10 रुपए दिखा रहा था उसमें से 1 रुपया माइनस कर और तेरा जो एक्यूरेट प्रॉफिट आया है वो 9 रुपए आया है। तो ये जो होता है इसको कहा जाता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमेशा, याद कर लीजिए, डेप्रीसिएशन हमेशा टेंजिबल एसेट की होती है। टेंजिबल एसेट ही डेप्रीसिएट होगा। ठीक है, टेंजिबल एसेट डेप्रीसिएट होता है। तो फिर इनटेंजिबल एसेट के साथ क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम नहीं होती क्या? मान लीजिए आज बाबा रामदेव, बहुत ही अच्छी गुडविल है, योगा करा रहे हैं लोगों को, उनका योगा बहुत पसंद आ रहा है, उनकी गुडविल बहुत अच्छी है। तो उन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट निकाला
जो 10 रुपए का बन रहा था। पर बाबा ने कहा कि 10 रुपए का प्रोडक्ट बन रहा है, पर मेरी जो गुडविल है उससे मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता हूँ। लोग मुझे 11 रुपए देने को तैयार हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, बाबा ने ये कहा। तो ये बिस्किट 11 रुपए का बिक रहा था। लेकिन कल को बाबा ने स्टेटमेंट दे दी कि जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को मार रहे हैं। इस स्टेटमेंट की वजह से लोग हो गए बहुत ही ज़्यादा नाराज़। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी जो गुडविल है वो अब हमें इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। तो जो बाबा का बिस्किट है क्या वो 11 रुपए का बिक पाएगा? नहीं बिकेगा। उनके जो बिस्किट की वैल्यू है वो 10 रुपए रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उनकी गुडविल गुडविल रिड्यूस हो रही है। गुडविल जो 1 रुपए की थी वो अब 0 रुपए की रह गई। तो यहाँ पे भी तो उनकी गुडविल रिड्यूस हो रही है। गुडविल क्या होती है? एक इनटेंजिबल एसेट होता है गुडविल। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनटेंजिबल एसेट की भी वैल्यू कम होती है। पर जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको हम कहते हैं एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन इसको कहा जाता है। एक तीसरी तरह की चीज़ और पढ़नी है जिसमें वैल्यू कम होती है। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसे रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं जिनका वेट पड़े पड़े कम होता रहता है। फॉर एग्जांपल आयरन और इंडस्ट्रीज़ या फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। तो ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये आयरन ओर को यूज़ करती हैं, ये कोल को यूज़ करती हैं। ये जो हैं ये वेट लूजिंग होते हैं, वेट लूजिंग मटेरियल। यानी कि मान लीजिए आज हमारे पास 100 ग्राम आयरन ओर है या फिर 100 ग्राम कोल है, इसको हम कुछ दिन तक यूज़ नहीं कर पा रहे, तो कुछ दिनों के बाद ये 99 ग्राम रह जाएगा। फिर उसके कुछ दिन के बाद ये हो सकता है 98 ग्राम 95 ग्राम रह जाए। तो ये जो है ये अपने आप ही वेट लूज़ कर रही हैं। इसमें क्या हो रहा है? कोल और आयरन ओर ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जब भी नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू कम होती है तो उसको कहा जाता है डिप्लीशन। इसीलिए आपने अपनी बायो की बुक्स के अंदर, अपनी एनवायरनमेंट की बुक्स के अंदर पढ़ा होगा कि सेंटेंस यूज़ करते हैं डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कभी भी हम नेचुरल रिसोर्सेज के आगे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ नहीं करते, एमोर्टाइजेशन यूज़ नहीं करते। तो आपको मैंने ये 3 टर्म्स बताई हैं। पहली डेप्रिसिएशन जो कि टेंजिबल एसेट्स के लिए होती है। फिर हमने देखी है आपकी एमोर्टाइजेशन जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होती है। और लास्ट में हमने देखी है अभी डिप्लीशन जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए होती है। और हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे सिलेबस के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए डेप्रिसिएशन किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स का। तो आपके पास जितनी भी मशीन्स होंगी वो टेंजिबल एसेट होते हैं। मशीन जैसे जैसे काम करती है उनकी वियर टीयर होती है, उनकी थोड़े से, आप ऐसे मान लीजिए कि एक मशीन है, वो जैसे जैसे काम करती जाएगी उसके पुर्जे आपस में टकरा टकरा के घिसेंगे, थोड़ा सा वियर एंड टीयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी, जितनी ज़्यादा आप गाड़ी चलाते हैं उतना आपका इंजन जो है उतना ज़्यादा उसका वियर एंड टीयर होता है। धीरे धीरे एक समय आता है जब आपको अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास बहुत ज़्यादा लेना पड़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मशीन का वियर टीयर हो रहा है। तो ये डेप्रिसिएशन है आपकी। तो मान लीजिए हम इसको एकदम शुरू से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने 100 रुपये की मशीन खरीदी, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, बॉट मशीन फॉर ₹100। तो इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे? आपके पास मशीन आ रही है तो आप उसका एक खाता बना लेंगे जिसको देंगे आप नाम मशीन अकाउंट। तो आपके पास मशीन आ रही है यानी कि मशीन अकाउंट में पहले 0 रुपये थे, अब 100 रुपये की मशीन आ गई है, यानी कि ये इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा, इस मशीन को ख़रीदने के लिए आपने कैश पे किया होगा, तो आपके कैश अकाउंट पे कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा होगा। हम जर्नल एंट्री बनाने की देख रहे हैं, तो कैश अकाउंट जो है वो 100 रुपये से घट रहा है क्योंकि आपने 100 रुपये पे कर दिए। मशीन जो है वो एक एसेट है, कैश जो है वो भी एक एसेट है। तो हम क्या करेंगे? मशीन का ये एक एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? मशीन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपकी एक जर्नल एंट्री हो जाएगी। उसके बाद देखिए, अब हम कह रहे हैं कि ये जो मशीन है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये 10% पर एनम से डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कि हर साल इसकी वैल्यू 10% से रिड्यूस हो रही है। तो जो डेप्रिशिएट हो रही है, तो हम इसको अपनी बुक्स के अंदर अगर दिखाना चाहेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे? हम इसके अपनी बुक्स के अंदर ये दिखाएंगे कि जो मशीन है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है,
और हम एक खाता बना लेंगे, उस खाते का नाम होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हम कहेंगे कि इस खाते में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 10% से वैल्यू बढ़ रही है। जिस दिन हम मशीन खरीद के लाएंगे उस दिन डेप्रिसिएशन 0 रुपया, उसके अगले साल 10 रुपये उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा क्योंकि 10% से हो रही है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? देखिए, डेप्रिसिएशन जो होता है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। क्यों? मान लीजिए आज आपकी मशीन की वैल्यू है 100 रुपये, पूरे साल उसने काम किया, वो घिस के अब रह गई 90 रुपये की, यानी कि मशीन के काम करने की ताकत जो है वो 10 रुपये से गिर गई है। तो आप अगर चाहते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशीन की ताकत दोबारा से 100 रुपये रीस्टोर हो जाए, तो आपको किसी मैकेनिक को खर्चा देना पड़ेगा। मैकेनिक उसके ऊपर रिपेयर करेगा, उसकी मेंटेनेंस करेगा और 10 रुपये की जो उसकी वैल्यू है उसको रीस्टोर कर देगा। तो ये जो खर्चा हो रहा है, ये खर्चा आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा है, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज बिल्कुल नहीं कर रहा, वो जितनी थी उतने पे वापस लेके जा रहा है। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को वो रीस्टोर ही कर सकता है। 100, जैसे वो मशीन जो 100 बनाती थी, रिपेयर के बाद भी वो 100 ही बनाएगी, 110 पे नहीं ले जा सकती। प्रोडक्शन कैपेसिटी या फिर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो रही है, सिर्फ रीस्टोर हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम खर्चा बोलते हैं। या फिर आप ऐसे देख लीजिए कि मशीन ठीक करने पे आपका खर्चा हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका एक्सपेंस है। तो आपका खर्चा 10 रुपये से बढ़ गया। इस साल आपका एक्सपेंस कितना हो रहा था जब आपने मशीन नई नई खरीदी थी? रिपेयर करने पे आपका 0 खर्चा था। इस साल आपका 10 रुपये खर्चा बढ़ गया है, तो एक्सपेंस अकाउंट जो है, एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस अकाउंट है जो कि इंक्रीज हो रहा है। और हमने क्या देखा था? CLEAR, इसके अंदर हमने देखा था कि एक्सपेंस और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, दो अकाउंट हमारे अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, इस वाले स्टेज पे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हमारी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है। दूसरा, हमारा जो खर्चा है वो खर्चा इंक्रीज हो रहा है। मशीन आपका एसेट है और एक्सपेंस या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो आपका एक्सपेंस है। देखिए, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है। एसेट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, सॉरी, एसेट कम होता है तो क्रेडिट कर देते हैं, और एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो आपकी इस वाली स्टेज पे क्या एंट्री हो जाएगी? मशीन की डेप्रिसिएशन हो गई, मशीन की डेप्रिसिएशन हो गई। इसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखी जाती है ये देखिए। अब आप इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे ऊपर डेबिट वाला, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने रुपीस से? 10 रुपये से, टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो रही है, मशीन अकाउंट क्रेडिट 2 रुपीज़ 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपीज़। ये जर्नल एंट्री आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी डेप्रिसिएशन होगी तो आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है और आपके डेप्रिसिएशन के खाते में आपको दिखाना पड़ेगा कि 10 रुपये आपके एसेट के खाते में आ रहे हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया आपका। ये जो तरीका है ये बहुत ही सिंपल, आदमी ये तरीका फॉलो कर लेते हैं। ये आदमी क्या कहते हैं कि मेरी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पैसा इंक्रीज हो रहा है, तो मैं ये दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा कि मेरी मशीन 100 रुपये की आई थी, डेप्रिसिएशन 0 थी, तो मेरी मशीन की वैल्यू 100 रुपये ही रह गई। फिर उसके अगले साल मेरी मशीन 10% से डेप्रिशिएट कर गई और मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो 10 रुपये से बढ़ गया, मेरी मशीन की वैल्यू अब 90 रुपये रह गई। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि मेरा जो मशीन अकाउंट है वो रिड्यूस हो गया है दोबारा से 10 रुपये से, अब मेरी मशीन की वैल्यू 80 रुपये रह गई है और डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर 10 रुपये आ गए हैं। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि मेरी मशीन की वैल्यू 70 रुपये हो गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर 10 रुपये आ गए। ये बहुत ही सिंपल आदमी ये तरीका फॉलो कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी मशीन की वैल्यू को क्यों गिराऊं, मैं अपनी मशीन की वैल्यू को हमेशा 100 रुपये ही रखूंगा, मैं मशीन की वैल्यू को हर साल 100 रुपये ही रखूंगा। तो लोग पूछेंगे कि इसको अगर तूने 100 रुपये रखा है तो तेरी मशीन की वैल्यू गलत आती रहेगी। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक नया तरीका निकालूंगा। मैं क्या तरीका निकालूंगा, मैं एक मटका बना लूँगा। ये मेरा मटका है, इस मटके के अंदर जो भी गिरावट आएगी मेरी मशीन की वैल्यू की,
मैं इस मटके के अंदर डालता जाऊंगा। जैसे पहले साल मेरे डेप्रिसिएशन के 0 रुपये थे, तो मैंने इस मटके में 0 रुपये डाल दिए। फिर अगले साल मेरे डेप्रिसिएशन अकाउंट में 10 रुपये आए। मशीन को मैं अभी भी 100 ही दिखाता रहूँगा। मैं कहूँगा कि जो डेप्रिसिएशन 10 रुपये की हो रही है, मैं इसको एक मटके के अंदर डाल देता हूँ। इसको मैंने एक मटके में डाल दिया 10 रुपये। फिर 10 रुपये की डेप्रिसिएशन हुई, मैंने इसको भी मटके में डाल दिया 10 रुपये। फिर डेप्रिसिएशन हुई, मैंने इसको मटके में डाल दिया 10 रुपये। ठीक है, ये मेरा मटका जो है, इसके अंदर पैसे आते जा रहे हैं। कितने पैसे हो गए? 30 रुपये। अब ये जो मटका है ये 30 रुपये का हो गया। ठीक है, ये आदमी क्या कहता है? ये कहता है कि मैं अपनी मशीन की वैल्यू को हमेशा 100 रुपये दिखाता रहूँगा और मटके के अंदर उस मशीन में जो भी गिरावट आ रही है उतने पैसे डालता जाऊँगा। तो कल को मान लीजिए इस साल में अगर मुझे अपनी मशीन बेचनी होगी, तो मैं वो मशीन कितने की बेचूंगा? मशीन की वैल्यू जो मैंने 100 रुपये रखी थी वो 100 रुपये ही रहेगी। उसमें से मैं ये मटका माइनस कर दूंगा, उसमें से मैं ये मटका माइनस कर दूंगा। तो ये मेरी मशीन आ जाएगी 70 रुपये की और मैं इसको 70 रुपये में बेच दूंगा। ये वो आदमी कहता है। ये कहता है कि मेरे को, ये वाला आदमी, ये सिंपल आदमी था, ये कहता है कि मुझे अगर कान पकड़ना है तो मैं सीधा अपना हाथ लूँगा और अपना कान पकड़ लूँगा। ये आदमी कहता है कि मुझे चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना अच्छा लगता है, मैंने बहुत योगा सीख रखा है, मैं हाथ से कान क्यों पकड़ूँ, मैं तो अपने पैरों से कान को पकड़ूंगा, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ। तो इसने क्या कर दिया? ये कह रहा है कि ये जो सिंपल कान पकड़ने वाला है, ये कह रहा है देखो मशीन की वैल्यू रिड्यूस होती है ना, तो मैं हर साल मशीन की वैल्यू रिड्यूस करता रहूँगा। डेप्रिसिएशन में दिखाऊंगा कि 10 रुपये रिड्यूस हो गए और मशीन की वैल्यू को उसी डेप्रिसिएशन से घटा दूंगा, उसी डेप्रिसिएशन से घटा दूंगा। तो मेरी मशीन की वैल्यू 100 रुपये थी, फिर 90 होगी, फिर 80 होगी, फिर 70 होगी। मैं हर साल अपनी मशीन की वैल्यू को राइट डाउन करता जाऊंगा। मैं अपनी मशीन की वैल्यू को राइट डाउन करता जाऊंगा। इसको कहा जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू। 100 रुपये से नीचे गिर गई 90 रुपये, 90 रुपये से नीचे गिर गई 80 रुपये, तो ये इसको कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। दूसरा आदमी जिसको कुछ ज़्यादा ही योगा आता है, वो क्या कहता है? वो अपने कान को अपने पैर से पकड़ेगा। वो क्या कहता है कि भाई मैं मशीन की वैल्यू को राइट डाउन नहीं करूँगा, मैं मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट लिखता रहूँगा। 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट लिखता जाऊँगा और इसके अंदर जो भी गिरावट आ रही है, मैं उस पैसे को इस मटके के अंदर लिखता जाऊँगा। ये पैसा इस मटके के अंदर जमा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। ये आपको याद रखना है, एक्यूमुलेट होता जाएगा। और ये जितना भी पैसा जमा हो गया, मान लीजिए 30 रुपये जमा हो गया, तो अब अगर मुझे मशीन बेचनी है तो मैं क्या कहूँगा कि मेरी मशीन की कॉस्ट थी 100 रुपये, ये मैं रिड्यूस कर ही नहीं रहा था, इसमें से ये जो पैसा गिरावट जमा हुई है, मैं इस गिरावट को माइनस कर लेता हूँ। इस मटके को मैंने नाम दे दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से क्या क्या पूछा जा सकता है। कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने बताया होगा कि ये लायबिलिटी अकाउंट होता है। ये लायबिलिटी अकाउंट नहीं होता है, तो आप इसको बिल्कुल भूल जाइए कि ये लायबिलिटी अकाउंट है। हाँ, ये जो है इसका नेचर लायबिलिटी का होता है। ठीक है, लेकिन टेक्निकली इसको लायबिलिटी अकाउंट नहीं कहते हैं। इनफैक्ट टेक्निकली इसको ना तो लायबिलिटी अकाउंट कहा जाता है, ना ही एसेट अकाउंट कहा जाता है। इसको कहा जाता है कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट ये वो एसेट है जो कि, ये एक ऐसा एसेट है जो कि नेगेटिव में होता है, नेगेटिव एसेट कहा जाता है इसको। इसका मतलब क्या है? देखिए हमने ऊपर क्या किया था, मशीन की जो कॉस्ट थी उस कॉस्ट में से पीएफडी अकाउंट को या फिर उस मटके को माइनस कर दिया था। 100 रुपये की मशीन थी, उसमें से 30 रुपये का मटका हमने माइनस कर दिया था। तो हमारी जो मशीन की कॉस्ट थी, मशीन की जो वैल्यू रह गई बेचने अगर हम जाएं, तो वो मशीन कितने की बिकेगी? 70 रुपये की वो जो मशीन है वो 70 रुपये में बिक जाएगी। तो इस कॉन्ट्रा एसेट ने क्या किया? मशीन की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, यानी कि नेगेटिव एसेट है। इस कॉन्ट्रा एसेट ने मशीन की वैल्यू को ऑफसेट कर दिया। तो हम इसको क्या लिखते हैं कि कॉन्ट्रा एसेट एसेट की वैल्यू को ऑफसेट कर देता है। कॉन्ट्रा एसेट ने एसेट की वैल्यू को ऑफसेट कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो कॉन्ट्रा एसेट एक तरह का नेगेटिव एसेट होता है। पर मान लीजिए आपके पेपर में आ जाए या फिर आपके सर पे कोई बंदूक रख के पूछे कि नहीं तेरे को या तो लायबिलिटी में से चुनना है या फिर एसेट में से चुनना है, बता पीएफडी अकाउंट कैसा अकाउंट होता है, तो आप एसेट को चुनेंगे, लायबिलिटी को नहीं चुनेंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो नेचर रहेगा, नेचर वो है, नाम
आप लाइबिलिटी नहीं देंगे, सिर्फ उसका नेचर, स्वभाव उसका लाइबिलिटी जैसा है, लेकिन उसका जो नाम होगा वो एसेट रहेगा। और भी ज़्यादा टेक्निकल नाम देखेंगे तो आप उसको कॉन्ट्रा एसेट कहेंगे। इसके अंदर और क्या पूछा जा सकता है कि ये जो एसेट की वैल्यू है उसको ऑफसेट कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और ये जो एसेट है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को दिखाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, ये चीज़ें आपको पीएफडी अकाउंट के बारे में याद रखनी है। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, फिर हम अपने नोट्स पे चलेंगे जो हैंड रिटन नोट्स है हमारे। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। मैंने जो मशीन खरीदी थी उसकी वैल्यू थी 100 रुपये, ठीक है। और मेरे को जिसने मशीन बेची वो कहता है कि ये मशीन 10% पर एनम से डेप्रिशिएट होती जाएगी, यानी कि पर एनम हर साल इसकी वैल्यू 10% से रिड्यूस होती जाएगी। तो मेरे दिमाग में आया कि जो ये 10% से रिड्यूस हो रही है इसका मतलब ये है कि 2019 में इसकी वैल्यू 100 रुपये है जब मैंने खरीदी, 2020 में इसकी वैल्यू 10% से रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं 10% निकालूंगा इस 100 रुपये का, वो आएगा 10 रुपये, और मैं इसकी वैल्यू अब कितनी कर दूंगा, 90 रुपये इसकी वैल्यू कर दूंगा। फिर 2021 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके लिए मैं 10% निकालूंगा 100 रुपये का, फिर से वैल्यू आएगी 10%, 100 रुपये की वैल्यू आएगी 10 रुपये। तो 10 रुपये से मैं माइनस करके इसकी वैल्यू 80 रुपये लिख दूंगा। फिर उसके बाद मेरे को 2022 में वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कहूँगा, 100 रुपये का 10% निकालूंगा। फिर से ये जो ओरिजिनल कॉस्ट थी मैं उसी का 10% बार बार निकाले जा रहा हूँ, फिर से 10 रुपये आ जाएगा वो तो, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट तो 100 रुपये ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही। फिर 70 रुपये हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं देखूंगा कि मेरी जो वैल्यू है वो 10 रुपये से हर साल रिड्यूस हो रही है। और ये कब तक रिड्यूस होती जाएगी, जब तक कि मेरा एसेट की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, ये एक मेथड है मेरी, ये समझ में आया। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा था, इसके अंदर मैं ओरिजिनल कॉस्ट का परसेंटेज निकाल रहा हूँ, बार बारी ओरिजिनल कॉस्ट का परसेंटेज निकाल रहा हूँ। मैं कांस्टेंट अमाउंट को माइनस करे जा रहा हूँ इसके अंदर से। दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि ये जो तू कर रहा है ये गलत है, असली में ये होना चाहिए कि ये 100 रुपये की तूने मशीन खरीदी थी 2019 में, 10% तूने इसको रिड्यूस करना है, तो अगले साल इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 90 रुपये रह जाएगी। अब अगर तुझे 2021 की वैल्यू निकालनी है तो तू 10% ओरिजिनल कॉस्ट का क्यों निकाल रहा है, 10% निकाल 90 रुपये का। तो 90 रुपये का 10% निकाला, 9 रुपये कट जाएंगे, तो अब मेरा एसेट 81 रुपये का बचेगा। फिर उसके बाद अगर मुझे 2022 की वैल्यू निकालनी है तो मैं 10% निकालूंगा 81 का, और अब मेरी जो वैल्यू है वो 8.1 रुपये से रिड्यूस हो जाएगी। तो अब ये कितनी रह जाएगी, ये रह जाएगी अराउंड 72.9 समथिंग रह जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर जब मेरे को 10% और रिड्यूस करनी है इसकी वैल्यू, तो 2023 में ये रह जाएगी कुछ 65 के आसपास, यानी कि मेरी वैल्यू कितने रिड्यूस हो गई, 7.2 से रिड्यूस हो गई। तो ऐसे कर करके वैल्यू निकलती जाएगी। इस वाले तरीके से कभी भी एसेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, इसमें एसेट की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। इस वाले तरीके के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले तरीके के अंदर मैं जो 10% निकाल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं है। देखिए ऊपर वाले तरीके में क्या था, मैं हर स्टेप में जो डेप्रिसिएशन निकाल रहा था वो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाल रहा था। 100 रुपये की खरीदी थी, 100 रुपये का मैंने 10% निकाल लिया, 10 रुपये आया। मैं हर स्टेप में 10 रुपये माइनस करता जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाल रहा हूँ डेप्रिसिएशन, मैं एक कांस्टेंट अमाउंट को माइनस करे जा रहा हूँ। लेकिन इस वाले के अंदर मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं निकाल रहा हूँ, मैं हर बारी जो वैल्यू रिटर्न डाउन हो गई है, जो वैल्यू रिड्यूस होने के बाद हो गई है, मैं उस पर डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालता हूँ। यहाँ पे जो मैं माइनस कर रहा हूँ वो रिड्यूस होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने 10 रुपये माइनस किए थे, यहाँ पे 9 रुपये माइनस किए थे, यहाँ पे 8.1 माइनस किया, यहाँ पे 7.2 माइनस किया। हर स्टेप में मेरी डेप्रिसिएशन की अमाउंट रिड्यूस होती जा रही है। इस वाले स्टेप में डेप्रिसिएशन की अमाउंट 10 रुपये कॉन्स्टेंट थी, यहाँ पे रिड्यूस हो रही है।
ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें कभी भी एसेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, ये याद रखना है। इसमें ज़ीरो हो जाएगी। आप खुद देखिए, अगर मैं थोड़े से और स्टेप करता तो ये लास्ट में एसेट की वैल्यू 10 रुपये आती, फिर 10 रुपये में से मैं 10 रुपये माइनस कर देता और ज़ीरो हो जाती। यहाँ पे नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखिए, मान लीजिए आपकी वैल्यू आ गई एसेट की 1 रुपया, कि आपका एसेट अब 1 रुपये का है। तो आप 1 रुपये का 10% निकालेंगे, वो आएगा 0.1 पैसे। तो अब आपकी एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? 0.9 पैसे रह गई। फिर आप इसका 10% निकालेंगे, तो आपके एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? 0.81% रह गई, सॉरी 0.81 पैसे रह गई। आप इसको हज़ारों 100 साल तक भी ले जाओगे तो भी आपकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी। ये 0.00009 ऐसे करके कुछ वैल्यू रहेगी, पर कुछ ना कुछ वैल्यू आपके एसेट की हमेशा रहेगी। तो ये दो तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि डेप्रिसिएशन को दिखाने के दो तरीके हैं। डेप्रिसिएशन को हम अपनी बुक्स के अंदर कैसे शो करें, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो वो है जिसके अंदर मैं सीधे हाथ से कान पकड़ लेता हूँ, यानी कि मैं मशीन की वैल्यू को रिड्यूस कर देता हूँ और डेप्रिसिएशन अकाउंट को इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? मैं मशीन की वैल्यू को कांस्टेंट छोड़ देता हूँ, डेप्रिसिएशन को इंक्रीज कर देता हूँ, और आपका एक अलग से मटका बना देता हूँ। उस मटके का नाम दे देता हूँ PFD अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी वो इस मटके के अंदर मैं डालता जाऊंगा और मटका उसको एक्यूमुलेट करता जाएगा। ये दो तरीके से हम डेप्रिसिएशन को अपनी बुक्स के अंदर दिखा सकते हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके देखे हमने। एक तरीके के अंदर मैं ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ और एक कांस्टेंट अमाउंट माइनस करता जाता हूँ। ठीक है, 10 रुपये माइनस करे जा रहा था। इसमें कभी ना कभी मेरा एसेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालूंगा, मैं रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकालूंगा। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हर स्टेप में रिड्यूस होती जाती है और ये कभी भी ज़ीरो नहीं बनती। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। अब हम ज़रा अपने इसके नोट्स देख लेते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है इसके। अच्छा, एक टॉपिक हमारा रह गया था, एक बारी पहले वो टॉपिक देख लेते हैं, फिर उसका डेप्रिसिएशन के नोट्स देखेंगे। टॉपिक क्या है? देखिए, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले ही, हमने देखे दो तरह के बक्से देखे थे। एक बक्सा था प्रोविजन का, दूसरा बक्सा हमने देखा था रिजर्व का। जो रिजर्व का बक्सा होता है, ये भी तीन तरह के बक्से हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी अलग अलग तरह के बक्से बना सकती है। तो ये जो तीन तरह के हमने बक्से देखे, जो तीन तरह के बक्से होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और हिडन रिजर्व। तो ये रिजर्व किस चीज़ के होते हैं? देखिए, आप काम मान लेते हैं, मेरा जो बिज़नेस है वो बिज़नेस है मेरा बिस्किट बनाने का। मैं जो भी काम करता हूँ वो काम किस चीज़ से रिलेटेड है कि मेरा बिस्किट बनेगा और मैं उस बिस्किट को बेचूंगा और उसको बेचने से मेरे को कुछ पैसा आएगा जिससे मुझे प्रॉफिट मिलता है। मैं बिस्किट आज भी बेचूंगा, कल भी बेचूंगा, परसों भी बेचूंगा, उसके अगले दिन भी बेचूंगा, उसके बाद भी बेचूंगा। ये मेरा बिजनेस है जो मैं हमेशा करूंगा, डेली करूंगा। तो यहाँ पे जो मुझे पैसा आ रहा है वो डेली बेसिस पे आएगा। तो यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट आएगा वो डेली बेसिस पे मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा होगा। तो जो भी चीज़ रिकरिंग नेचर की होती है, जो भी चीज़ रिकरिंग नेचर की होती है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, रिकरिंग नेचर की चीज़ों को हम रेवेन्यू से दिखाते हैं। ठीक है, जो चीज़ एक ही बार आए, जो चीज़ एक ही बार आए उसको हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। जैसे आपने बिल्डिंग बेच दी, बिल्डिंग, आपके पास बिल्डिंग थी, आपने उसको बेच दिया राम को। अब आप इस बिल्डिंग को क्या दोबारा से श्याम को बेच सकते हैं? क्या आप इसको महेश को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। अगर आपने ये एक ही बिल्डिंग तीन लोगों को बेच दी तो ये तीनों के तीनों आपको कोर्ट में ले जाएंगे और आपके ऊपर फ्रॉड का केस कर देंगे। कैपिटल रिसीट आपके पास एक ही बार आती है। आपके पास कोई मशीन थी, आपने इस मशीन को बेच दिया तो ये मशीन एक बार बिक गई, अब आप इसको बार बार नहीं बेच सकते। तो ऐसे जितना भी पैसा है जो एक ही बार आता है उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, कैपिटल रिसीट में, कैपिटल रिसीट जब भी होती है, ये आप याद रख लीजिए, कैपिटल रिसीट या तो आप एसेट बेच के ले सकते हैं, जैसे आपने बिल्डिंग बेच दी या फिर मशीन बेच दी। दूसरा कैपिटल रिसीट आपका होता है जिसमें आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, या जैसे कि आपने लोन ले लिया,
ठीक है, लोन भी तो आप डेली डेली लोन थोड़े ले रहे हैं, एक ही बार लोन लेंगे, वो पैसा एक ही बार में लोन में आ जाएगा आपके पास, तो वो कैपिटल रिसीट होती है। ठीक है, तो ये दो तरह की रिसीट हमने देखी, एक तो रिकरिंग है। रिकरिंग रिसीट कैसे हो रही है, मैं बार बार ही सेल कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसी बिजनेस को करके पैसा कमाता हूँ, ये रिकरिंग है, इसको मैं कहता हूँ रेवेन्यू रिसीट। तो जो मेरा बिजनेस है उसको करके मुझे जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को या फिर उससे जो मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, मान लीजिए मैंने ये बार बार बिजनेस किया, इससे मेरे को प्रॉफिट आ गया 100 रुपये, मैं इस 100 रुपये में से 10 रुपये निकाल के एक बक्से में डाल देता हूँ। ठीक है, इस बक्से का नाम मैं दे दूंगा रेवेन्यू रिजर्व, ये बक्सा है रेवेन्यू रिजर्व का। ठीक है, तो रेवेन्यू रिजर्व में पैसा कहाँ से आता है, जो आपका रिकरिंग या फिर जो आपका बिजनेस है, उस बिजनेस से जो आपको प्रॉफिट हुआ है, आप उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रेवेन्यू रिजर्व में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये रेवेन्यू रिजर्व हो गया। दूसरा, मैंने आपको बताया कैपिटल रिसीट भी होती है। तो कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट से अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में लोन तो आएगा ही नहीं, लायबिलिटी से आपको प्रॉफिट नहीं होता। तो कैपिटल रिसीट से आपको अगर कोई प्रॉफिट होता है तो आप उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एक बक्से में डाल देंगे। ठीक है, और ये वाला बक्सा जो है, इस बक्से को कहेंगे हम कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये बक्सा होता है आपका कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में पैसा आता है कैपिटल रिसीट से, यानी कि सेल ऑफ एसेट से। आपने कोई एसेट बेचा तो उससे कोई पैसा आएगा तो आप कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। और जो आपका रेगुलर बिजनेस है, आपने बिस्किट की दुकान खोली थी, बिस्किट की फैक्ट्री खोली थी, तो आपने वो फैक्ट्री इसलिए खोली थी कि आप बिस्किट बेच सकें। ठीक है, ये तो बाई चांस तुक्का लग गया कि आपके पास कोई मशीन पड़ी थी, कोई एसेट पड़ा था, आपने उस एसेट को बेच दिया और उससे आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो जो एसेट बेच के होगा वो कैपिटल रिसीट में, जो आपका नॉर्मल बिजनेस है वो रेवेन्यू रिसीट में। अब बचा हमारा तीसरे तरीके का रिजर्व। तीसरे तरीके का रिजर्व होता है चालाक लोगों का रिजर्व, जिसको कहते हैं हम हिडन रिजर्व। जो हिडन रिजर्व होता है ये अनएथिकल होता है, इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं लोग। ठीक है, और इसको चालाकी के साथ बनाया जाता है। तो सिर्फ दो ही तरह की जो इंडस्ट्री हैं वो हिडन रिजर्व बनाना अलाउड है, बाकी लोगों के लिए अलाउड नहीं है। वो दो इंडस्ट्री हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये आप याद रखेंगे। दूसरा हिडन रिजर्व क्या होता है, अब आप ये देखिए। देखिए, मेरी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, तो मैंने मैदा खरीदा, मैंने शुगर खरीदी, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, ये सारे मेरे एक्सपेंस हो गए 50 रुपये के। 50 रुपये में मेरा एक बिस्किट तैयार हो गया, मैंने इस बिस्किट को 60 रुपये में बेच दिया, 60 रुपये का मेरा बिस्किट बिक गया। मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट हो गया 10 रुपये का। तभी मेरा सीनियर आता है, मुझे समझाता है कि भाई ये 50 रुपये का तूने जो बिस्किट बनाया है, इसके अंदर तूने मशीन की वैल्यू तो ऐड ही नहीं की। मैं कहता हूँ इसका क्या मतलब हुआ, तो वो कहता है कि तूने 50 रुपये का बिस्किट बनाने के लिए मशीन चलाई है, वो जो मशीन चली है वो मशीन थोड़ी सी घिसी होगी। मान लीजिए ये बिस्किट बनाने से पहले मशीन की वैल्यू थी 100 रुपये, तूने इस मशीन को रन किया, ये मशीन थोड़ी सी घिस गई, जब तक ये 50 रुपये का बिस्किट बन पाया है तेरी मशीन की वैल्यू रह गई है 99 रुपये। यानी कि तूने 1 रुपये की मशीन जो है वो बेकार कर दी ये 50 रुपये का बिस्किट बनाने में। तो उसने मुझे समझाया कि इसका मतलब ये है कि तूने 1 रुपये की मशीन को कंज्यूम कर लिया है, तेरी मशीन 100 रुपये की थी, अब 99 की रह गई, तो 1 रुपये की तूने कंजम्पशन कर ली है मशीन की, मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो 1 रुपये हो गया। तो वो कहता है कि जो तेरा ये प्रॉफिट है वो 60 में से 50 माइनस करके नहीं होगा, वो 60 में से 50 और 1 रुपया, यानी कि 60 माइनस 50 माइनस 1 रुपया करके आएगा, तो तेरा प्रॉफिट 9 रुपये आ रहा है। तो मेरे को एक बात समझ में आई, मैं बहुत ही चालाक आदमी था, मुझे ये समझ में आया कि इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्रॉफिट है 10 रुपये में से अगर मैं मशीन की डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मेरा ट्रू प्रॉफिट आता है। ट्रू प्रॉफिट मेरा मशीन की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आ रहा है। अब मेरा चालाक दिमाग क्या कहता है कि सरकार को टैक्स पे करना है, मुझे सरकार मुझसे टैक्स मांगेगी, तो मेरे को 9 रुपये के ऊपर 10% मान लीजिए टैक्स देना है, यानी कि 9 पैसे टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मैंने क्या चालाकी की, मैंने कहा कि मैं इस 1 रुपये को 1 रुपया क्यों मानूं, मैं इस 1 रुपये को 5 रुपये मानूंगा, मैं इस 1 रुपये को 5 रुपये मानूंगा। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया,
10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 रुपये। तो अब मुझे अगर टैक्स देना है 10%, तो मैं कितना टैक्स दूंगा? तो मैं अब टैक्स दूंगा सिर्फ 0.5 पैसे। तो मेरा जो टैक्स है वो 4 पैसे से रिड्यूस हो गया। ये एक अनएथिकल चीज़ होती है, ये नहीं करना होता है। ठीक है। तो ये जो मैं हिडन रिजर्व बनाऊंगा, उस हिडन रिजर्व के अंदर मैं क्या लिख दूंगा? मैं 1 रुपया लिखने की बजाय, डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखनी होती है मान लीजिए, तो मैं क्या करूँगा? डेप्रिसिएशन 1 रुपये होती थी, मैं 1 रुपये लिखने की बजाय उसको 5 रुपये लिखूंगा। ठीक है। तो मैं 4 रुपये डाल दूंगा हिडन रिजर्व के अंदर, और उसको किसी को नहीं बताऊंगा, ये मेरे पास सिर्फ पड़ा रहेगा। ठीक है। तो ये अनएथिकल होता है। अब एक बारी हम नोट्स देख लेते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ रिजर्व के अंदर पहला आपका हो जाएगा रेवेन्यू रिजर्व, जो कि आपके बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हो रहा है उससे बनाया जाता है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, या अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सर्विसेज प्रोवाइड करके। दूसरा आपका कैपिटल रिजर्व, जो कि कैपिटल प्रॉफिट से हो रहा है, जैसे कि आपने एसेट बेच दिया। तीसरा सीक्रेट रिजर्व, जो कि हिडन होता है, अनएथिकल होता है, जिसको डिस्क्लोज नहीं करते। ये कैसे होता है? आपने डेप्रिसिएशन को एक्सेसिवली चार्ज कर दिया, आपने स्टॉक इन हैंड को अंडर वैल्यू कर दिया है, स्टॉक इन हैंड को अंडर वैल्यू कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे देखेंगे? इस कॉन्सेप्ट को हम इन्वेंट्री के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आप इसको याद रख लें बस। ठीक है। आपने डाउटफुल डेट्स को बढ़ा चढ़ा के लिखा है, जैसे आपने डेप्रिसिएशन को बढ़ा चढ़ा के लिखा था, ऐसे ही आपने डाउटफुल डेट्स को बढ़ा चढ़ा के लिखा है। इन एग्जाम्पल्स को आप याद रखेंगे कि ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? अच्छा, जो आपका रेवेन्यू रिजर्व है वो दो तरह का होता है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व हमने बनाया जाता है किसी एक स्पेशल काम के लिए। मान लीजिए हमने रिजर्व बनाया है कि इस अकाउंट के अंदर हम जितना भी पैसा रखेंगे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में खर्च होगा। मान लीजिए कंपनी के अंदर चाय लाने के लिए खर्च होगा उसका पैसा। ये वाला जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए किसी और चीज़ के लिए खर्च होगा, किसी को डिविडेंड में एक्स्ट्रा देने के लिए खर्च होगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जनरल रिजर्व जनरल होता है, ये किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। लास्ट में जो आपका जनरल रिजर्व बचता है, जो मैंने आपको पहले भी याद करने के लिए कहा था कि जनरल रिजर्व को आप अपनी बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। ठीक है। ये लायबिलिटी साइड पे क्यों लिखा जाता है? इसको जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेंगे, जो आपको कल वीडियो मिलेगी फाइनल अकाउंट्स की, जिसके अंदर हम सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये सब देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि लायबिलिटी में क्यों रख रहे हैं। तो आप इसको अभी इतना याद कर लीजिए। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स, आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है उसके लिए, आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करनी है उसके लिए, डिविडेंड्स को यूनिफॉर्म करना है जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ उसके लिए, कोई अनफोर्सिन कंटिजेंसी हो गई, लायबिलिटी हो गई, उसके लिए। अब हम आ जाते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप और समझ लीजिए। देखिए, लायबिलिटी और एंटीसिपेटेड लायबिलिटी, ये दो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स अलग अलग मीनिंग कन्वे करती हैं। लायबिलिटी का मतलब है कि मुझे पता है कि मेरे ऊपर कितना बोझ है, कितना बर्डन है, तो मैं इसके लिए लायबिलिटी अकाउंट ही बनाऊंगा। मैं इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 100 रुपये देने हैं, तो मैं 100 रुपये अपने ऊपर बोझ मान के ही चलूंगा। एंटिसिपेटेड लायबिलिटी क्या है? अभी तक वो लायबिलिटी बनी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में बन जाए, हो सकता है ना बने, तो मैं इसके लिए कुछ पैसे साइड में रख लेता हूं कि अगर बन गई तो ये जो मैंने प्रोविजन किया हुआ है ये काम आ जाएगा, नहीं बनी तो कोई बात नहीं, तो ये पैसा मेरा है ही। ठीक है। तो एंटिसिपेटेड लायबिलिटी के लिए आप प्रोविजन करते हैं, लायबिलिटी के लिए आपको प्रोविजन नहीं करना है, क्योंकि वो तो आपके ऊपर बर्डन है, लायबिलिटी ही दिखाएंगे आप उसको हमेशा। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, जो हम कर चुके हैं वही एक बारी नोट्स के थ्रू देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। एसेट दो तरह के, टेंजिबल, इंटेंजिबल। ठीक है। टेंजिबल एसेट क्यों होती है डेप्रिसिएशन? आपने उसको यूज कर लिया इसलिए हो गई, समय के साथ उसमें कमी आती है, उसकी वैल्यू में ऑब्सोलेसेंस हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई फ़ोन खरीदा, एप्पल का आईफोन 4 खरीद लिया आपने, 10,000 का मिल रहा है। ठीक है।
आपने इसको यूज़ किया है 1 साल, फिर आप मार्केट में बेचने गए, आपने इसको खूब रगड़ रगड़ के यूज़ किया था, मार्केट वाले ने कहा 1,000 रुपये दूंगा मैं तो इसको, तूने इतना ज़्यादा यूज़ कर रखा है, तो उसकी वैल्यू जो है 9,000 से डेप्रिशिएट कर गई, यूज़ ऑफ एसेट। दूसरा, आपने आईफोन खरीदा आज, आपने उसको डब्बे से भी नहीं निकाला, लेकिन 1 साल तक वो आपकी तिजोरी में ऐसे ही पड़ा रहा। आप उसको मार्केट में बेचने गए, उसने कहा कि भाई तूने भले यूज़ ना किया हो लेकिन ये पुराना हो चुका है, पुरानी चीज़ के ज़्यादा पैसे नहीं देते, मैं इसके तेरे को सिर्फ 8,000 रुपये दूंगा। तो 2,000 से आपकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई, तो ई फ्लक्स ऑफ टाइम। तीसरा है ऑब्सोलेसेंस। आपने आज आईफोन खरीदा, ठीक है, आपने आज आईफोन खरीदा 10,000 रुपये का, डब्बे में बंद है, आप इसको खोल भी नहीं पाए, लेकिन कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम आईफोन 5 लॉन्च करेंगे और आईफोन 5 की वैल्यू होगी 10,000 रुपये। आपने अभी अभी फ़ोन खरीदा था, अभी अभी अनाउंसमेंट हो गई, आप तो यूज़ भी नहीं कर पाए थे, आपकी दुनिया यहीं पे ही उजड़ गई। अगर आप अब भी इस फ़ोन को बेचने जाएंगे तो दुकानदार क्या कहेगा कि भाई तेरी टेक्नोलॉजी हो गई पुरानी, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रखी है, तो भले ही तूने उसको यूज़ ना किया हो पर नई टेक्नोलॉजी सेम रेट पे मिल रही है, तो मैं पुरानी टेक्नोलॉजी के 10,000 क्यों दूँ, मैं तो इसके सिर्फ 5,000 रुपये दूंगा। तो ये ऑब्सोलिसेंस की वजह से आपकी वैल्यू डेप्रिसिएट कर गई है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू जब गिरती है, डिप्लीशन जब नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू कम होती है। ठीक है, अब किन किन फैक्टर्स से डेप्रिसिएशन होती है। तो पहला फैक्टर जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है वो है मशीन की कॉस्ट। ये माइनस का साइन है, ये इक्वल्स टू है। ठीक है, मशीन की कॉस्ट डिसाइड करती है डेप्रिसिएशन। तो मशीन की कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, देखिए, मैं गया मशीन खरीदने, तो मशीन खरीदने गया तो दुकानदार ने कहा 100 रुपये आपके मशीन के परचेज प्राइस है, मशीन 100 रुपये की है। आपने कहा ठीक है मुझे दे दो। उसने कहा इस पे 10 रुपये टैक्स लगेगा, तो आपको मशीन 110 रुपये की पड़ेगी। आपने कहा कोई बात नहीं, टैक्स भी देना ही पड़ेगा। फिर उसने कहा कि मेरा लड़का आपकी फैक्ट्री में आके इसको इंस्टॉल करेगा, इसकी जो वायरिंग करनी है वो सब करेगा, उसके 50 रुपये और लगेंगे। तो आपने कहा अच्छा चलो ठीक है, वो भी दे देंगे। फिर उसके बाद उसने कहा कि कुछ इरेक्शन चार्जेस और होते हैं, वो 10 रुपये और लगेगा, कुछ ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है वो 5 रुपये और लगेगा। तो आपने कहा कि ये तो बहुत सारा खर्चा हो गया। ठीक है, तो आपकी मशीन अब कितने की हो गई, 110, 50, 160, 70, 175 की आपकी मशीन पड़ी है। आपने क्या किया, ये जो एक्सपेंस है और ये वाला एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस मशीन का पैस मशीन का प्राइस नहीं है, ये एक्सपेंस अलग से लग रहा है, इस एक्सपेंस को हम कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है दैट ऑल दीज एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज्ड। तो अगर मुझे कल ही ये मशीन बेचनी पड़ जाए तो क्या मैं ये कहूंगा कि मशीन मुझे 100 रुपए की पड़ी थी, 105 में कोई भी खरीद ले, नहीं कहूंगा ना। मैं क्या कहूंगा कि मशीन मुझे जाके पड़ी है 175 की, ये सारा खर्चा भी हुआ है, तो अगर किसी को मुझसे मशीन खरीदनी है तो 180 रुपये दो मुझे, तो मैं मशीन बेचूंगा। तो मैं इस खर्चे को कैपिटलाइज कर लेता हूँ। तो मेरी मशीन की कॉस्ट में क्या क्या जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है मशीन का पैसा, टैक्स और ये सारे खर्चे। लेकिन ये होता था पुराने ज़माने में। अब क्या हो गया है, जीएसटी आया है, जीएसटी ने एक तरीका निकाल दिया जिससे हमें ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको उस तरीके में नहीं जाना है, आपको बस ये याद रखना है कि जो टैक्सेस जुड़ते हैं मशीन खरीदने पे, वो आप अपने मशीन की कॉस्ट में नहीं जोड़ते हैं, अपने एसेट की, अपने टेंजिबल एसेट की कॉस्ट में आप नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मशीन का परचेज प्राइस जिसको हम एम से दिखा रहे हैं, और बाकी ये वाले चार्जेस जिनको हम कैपिटलाइज कहते हैं, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ये हमारी कॉस्ट पड़ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि आज मैंने मशीन खरीदी 2019 में, 100 रुपए की खरीदी। कोई मुझसे कहे कि बता तेरी मशीन की, जब तू इसको भंगार में बेचेगा, कबाड़ में बेचेगा, जब ये मशीन तूने बहुत यूज कर ली और अब ये सिर्फ कबाड़ा बची है, मान लीजिए 2030 में ये कबाड़ हो चुकी है, तो तेरे उस भंगार की वैल्यू कितनी होगी। मैं कहूंगा कि मेरे उस भंगार की वैल्यू 1 रुपया होगी। ठीक है, मेरी मशीन की कॉस्ट जिसमें कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर भी है और उसकी परचेज वैल्यू भी है, वो 100 रुपये थी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब ये मशीन पूरी तरह से बर्बाद हो गई होगी, मैंने इसको पूरा निचोड़ के कंज्यूम कर लिया होगा, तो वो भंगार में 1 रुपये की जाएगी, वो स्क्रैप में 1 रुपये की जाएगी। इसको कहते हैं एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो मेरी मशीन
100 रुपए की आई थी, जब वो 1 रुपए की गई है तो कितनी वैल्यू लॉस हो गई? 99 रुपए की वैल्यू लॉस हो गई। तो मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो 99 रुपए हो गया। यही वो फॉर्मूला होता है। तो डेप्रिसिएशन किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट पे और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू पे। यूजफुल लाइफ क्या होती है? मान लीजिए मैंने मशीन खरीदी आज और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, यानी कि तुम 10 साल तक इस मशीन को यूज कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, तो यूजफुल लाइफ उसकी 10 साल हो जाएगी। तो एसेट की वो कही जाती है ये। अब इसको डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करें? तो मैंने आपको कान पकड़ने के 2 तरीके बताए हैं। एक तो तरीका क्या है कि आज मशीन 100 रुपए की है और ये 10% से हर साल रिड्यूस हो जाती है इसकी वैल्यू। तो अगले साल मैं लिख दूं 90 रुपए की हो गई मेरी मशीन, उसके अगले साल 80 रुपए की हो गई मशीन, उसके अगले साल 70 रुपए की, और ऐसे ही मैं उसको लिखता जा रहा हूँ। ये है सीधे कान पकड़ने का तरीका। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, वो अकाउंट होगा आपका एसेट अकाउंट। अगर आप मशीन की डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो आप मशीन अकाउंट लिख देंगे, अगर बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो आप बिल्डिंग अकाउंट कर देंगे, और आप सीधे हाथ से कान पकड़ के उसको रिड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि आप वैल्यू को राइट डाउन कर रहे हैं। तो इस तरीके को कहा जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू, या फिर इसका एक और नाम है जो कि बुक वैल्यू कहा जाता है। दूसरा तरीका है कि मैं हाथ से कान नहीं पकड़ूंगा, मैं तो पैरों से पकड़ूंगा। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मैं 2 खाते बना लूंगा, एक मशीन का और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, एक एसेट का अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एक कॉन्ट्रा एसेट है, इसके अंदर सारी चीजें एक्यूमुलेट होती जाएंगी, जमा होती जाएंगी, और लास्ट में हम उसको इस मशीन में से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम मशीन की जो कॉस्ट थी हम हर साल वही कॉस्ट लिखते जाएंगे, और उसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है। एसेट को हम कॉस्ट पे ही लिखते हैं, राइट डाउन वैल्यू पे नहीं करते। यहाँ पे रिटर्न डाउन में लिख रहे हैं, यहाँ पे कॉस्ट पे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाता है। अब जो आपको समझना है वो ये कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है। तो मान लीजिए आपकी कोई मशीन है मशीन आपकी एसेट है। ठीक है, आप एक खाता बनाएंगे जिस खाते में आप डेप्रिसिएशन शो करते जाएंगे। आपकी मशीन थी 100 रुपए की, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गई 10 रुपए की, तो आप अपनी बुक्स के अंदर लिख लेंगे डेप्रिसिएशन के बाद डेप्रिसिएशन 10 रुपए की हो गई, मशीन हो गई मेरी 90 रुपए की। ठीक है, राइट डाउन वैल्यू करते जाएंगे। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे कि आपका जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट एक एक्सपेंस है, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, मशीन को रिपेयर कराने के ऊपर आपका कोई खर्चा हो गया 10 रुपए का, मैं वो खर्चा मान लेता हूँ, तो वो जो एक्सपेंस है CLEAR, पहले खर्चा 0 रुपए था, अब आपको मशीन ठीक कराने पे 10 रुपए खर्चा करना पड़ा। जब भी एसेट या एक्सपेंस या एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्यों? क्योंकि आपकी मशीन की वैल्यू पहले 100 रुपए थी, अब कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? 90 रुपए हो गई, यानी कि एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10 रुपए और यहाँ पे लिख देंगे 10 रुपए। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। फिर आपको जो चीज़ याद रखनी है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वो ये कि डेप्रिसिएशन पूरे साल हर महीने के डेप्रिसिएशन में हम लिखते जाते हैं कि 10 रुपए 10 रुपए ऐसे कर करके वो रिड्यूस हो रही है। साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, हम इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपको याद करना है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है और ये क्रेडिट हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन तो हो ही रही है 10-10 रुपए की, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो हम मशीन पे नहीं दिखा रहे, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली मशीन पे दिखा देते हैं, इसलिए मशीन की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब हम डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, तो ये तो हमारा एक्सपेंस रहेगा ही। तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है आप डेबिट कर देंगे, अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरे को आपको क्रेडिट करना होता है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, जितनी आप डेप्रिसिएशन यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है, और ये एंट्री आपकी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन की दो वो होती हैं, इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट। इस वाले मेथड के अंदर जो हमारा इफेक्ट दिख रहा है वो डायरेक्टली एसेट पे दिखाई दे जाता है इफेक्ट,
डायरेक्टली एसेट पे इफेक्ट दिखाई दे जाता है। यहाँ पे जो इफेक्ट है वो हमारा एसेट पे दिखाई नहीं देता, हमने जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है उसमें दिखाई देता है, जो कि एक कॉन्ट्रा एसेट है, जो कि एक नेगेटिव एसेट है। ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर जब मैं डेप्रिसिएशन कर रहा हूँ और उसमें से हर साल 10-10 रुपए माइनस करता जा रहा हूँ, उसकी कॉस्ट प्राइस का ही 10% निकाल रहा हूँ हर साल, और वो कभी ना कभी जीरो बन जाएगा, जो मैंने ऊपर समझाया, तो उसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। ये ओरिजिनल कॉस्ट का ही परसेंटेज निकालता है, इसीलिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। इसमें हर साल फिक्स्ड चीज कटती रहती है 10-10 रुपए, तो इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कि हमें 10% से रिड्यूस तो करनी है, पर पहले साल 100 पे करूंगा, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी, उस पे करूंगा। फिर उसके बाद जो 10% है वो मैं उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकालूंगा। फिर उसके बाद जो 10% बचा मैं उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकालूंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले 10 रुपए कटे, फिर 9 रुपए कटे, फिर 8.1 रुपए कटे, ऐसे कर करके डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती जा रही है। इसको कहते हैं WDV मेथड, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके अंदर डेप्रिसिएशन राइट डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है। डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। आपने देखा 10 थी, फिर 9 हुई, फिर 8 हुई, यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। ये कॉस्ट ऑफ एसेट पे निकालते हैं, ये रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ एसेट कभी ना कभी जीरो बनेगी, ये कभी भी जीरो नहीं बनेगी, ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आप करके देख सकते हैं। ये एक आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये सिर्फ आपका इस वाले मेथड में यूज होगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि मान लीजिए मैंने आज मशीन खरीदी 100 रुपए की, और मुझे लगता है कि जब मैं इसको भंगार में बेचूंगा ये बिकेगी 10 रुपए की। ठीक है। और इस मशीन को मैं 10 सालों तक यूज कर सकता हूँ, 10 ईयर्स तक इसकी लाइफ है। तो इसकी डेप्रिसिएशन हर साल कितनी हो रही है, देखिए टोटल डेप्रिसिएशन इसकी कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी गिर गई, 100 में से 10 घटा लिए, इसकी वैल्यू 90 गिर गई। ठीक है, 90 इसकी टोटल वैल्यू गिर गई, 10 सालों में इसकी वैल्यू 90 गिर गई। तो हर साल कितनी गिरी, 10 सालों में 90 गिर गई, तो एक साल में कितनी गिरी, 90/10, 9 रुपए। ठीक है। तो यही ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे डिपिक्ट करता है। ठीक है। ये आपको एक फैक्ट याद रखना है। फैक्ट क्या कहता है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेंजिबल एसेट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जब हम फाइनल अकाउंट्स कल करेंगे आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप इसको याद कर लेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को, टेंजिबल एसेट के प्रॉफिट और लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी थ्योरी हो गई है प्रोविजन, रिजर्व्स और डेप्रिसिएशन के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो MCQ करने से पहले आप पहले वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे इसको शेयर करें, तो वो भी शेयर ज़रूर करें।